Hi everyone, welcome back again to the channel Medico World. So our today's topic is carbon dating. So let us start. Have you ever wondered the age of the man is calculated from their birth certificate and age of the plant is calculated from the growth rings? But what about the fossil which have the great evidence for the studying the history and the evolution? So for this, one of the most important method for the studying the age of the fossil is the carbon dating method. जहाँ की नेम ही सिग्निफाई कर रहा है कि कार्बन डेटिंग सो समथिंग विच इज रिलेटेड टू कार्बन। ठीक है, लेकिन कार्बन व्हाट कार्बन विच इज यूज्ड इज देयर इज द C14। ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूँ C14 की। C14 का मतलब है ये क्या है, एक आइसोटोप है जो कि क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो इसका क्या मतलब है, इसके थ्रू ही हम क्या, ये डिके करता रहता है, मतलब कि ये विद द टाइम ये क्या डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो उसके बाद हमें क्या, जितना ज़्यादा ये कम होगा तो मतलब कि उतना ज़्यादा क्या है, फोसिल पुराना है। तो हम कैसे वो करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एज ऑफ फोसिल विद द हेल्प ऑफ द C14 विच इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और अनस्टेबल, वी कैन से एज रेडियो एक्टिव। हम बात करेंगे एक्चुअल प्रिंसिपल है क्या कार्बन डेटिंग। सो इसमें होता क्या है कि जो कार्बन डेटिंग है, प्रिंसिपल ये है कि जो C14 है वो क्या है, C14 अनस्टेबल है और जो C12 है वो क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में एक इनकी क्या है, फिक्स्ड रेशियो होती है, फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो जब तक क्या होता है, कोई भी फोसिल है, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल है, वो एनिमल लिविंग है, एनिमल इज लिविंग, तो क्या होगा कि उसमें जो रेशियो था वो फिक्स ही रहेगा। लेकिन अगर एनिमल क्या होगा, डेड हो गया, मर गया, तो उसके बाद जो एनिमल था उसमें जो C14 हो गया, हमारा C14 था, उसमें डिसइंटीग्रेशन शुरू होगी, तो डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या होगा, मतलब डीके शुरू होगी। तो डीके से क्या होगा कि उसका जो इसका अमाउंट था, इसका मास था, वो कम होता जाएगा। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से हम पता कर सकते हैं कि इसकी फोसिल कितना पुराना है। हम डिटरमाइन कर सकते हैं एज ऑफ फोसिल। अगर आपको ये समझ नहीं है कि फिक्स्ड रेशियो क्या होती है, तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या थे, हमने क्या बुक्स खरीदी, तो उसमें क्या, जब हम 5 खरीदेंगे तो एक हमें क्या फ्री मिलेगी। तो क्या हर बार क्या है, हम 5 खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगी। तो हर बार क्या, 5 खरीदने पे एक फ्री मिल रही है, तो मतलब कि इसकी एक फिक्स रेशियो है, 5 से एक फ्री मिलेगी। ऐसे ही इसमें होता है कि जो रेडियोएक्टिव कार्बन होता है C14, वो C12 के साथ होता है, लेकिन उसकी एक फिक्स रेशियो होती है कि मिलियन में कुछ ऐसा ही होता है, मतलब कि बहुत कम होता है C14 एज़ कम्पेयर टू C12। लेकिन वो भी क्या डिसइंटीग्रेट होता जाता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो डेथ हो जाती है उसकी, जो मर जाता है, तो उसके बाद ये डिसइंटीग्रेशन होती रहती है, इसकी रेशियो फिक्स्ड नहीं रहती। उसकी वजह से क्या होगा कि ये रेशियो क्या चेंज होती रहती है। तो इसका जो वो था, मास था C14 का, वो भी क्या कम होता जाएगा विद टाइम। जितना मास कम होगा, उस जितना मास कम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि उतना पुराना जो है वो मोर द प्रिमिटिव इज द फोसिल। मैंने बोल तो दिया, लेकिन जो C14 था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कैसे होता है, मतलब बनता कैसे या एंटर कैसे करता है, जो कि हम उसको यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ फोसिल। तो उसके बारे में हम, होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में होता है, जो C14 है वो नेचुरली फॉर्म होता है, C14 है वो नेचुरली फॉर्म होता है विद हेल्प ऑफ, नेचुरल फॉर्म होता है विद हेल्प ऑफ कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज। सो व्हाट आर द कॉस्मिक रेज, क्वेश्चन इज। तो कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में होती है, जैसे कोई स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज आल्सो कॉल्ड द कॉस्मोलॉजी, वी कैन से कॉस्मिक रिलेटेड टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल आर आउटसाइड द अर्थ। जो भी कोई भी रेज आती हैं आउटसाइड द अर्थ, यूनिवर्स से कोई भी रेज आती है, उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेज। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, N14 सो इसमें क्या होती है, जो कॉस्मिक रेज होती हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, कॉस्मिक रेज की वजह से जो N14 था वो अपना क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये बन जाता है N14 कन्वर्ट हो जाता है C14 में, वो जिसके क्या है 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो प्लस एक हाइड्रोजन का
इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाता है। तो C14 जो है विद द हेल्प ऑफ कॉस्मिक रेज क्या होता है, फॉर्म होता है। तो जो मोस्ट अबंडेंट गैस थी नाइट्रोजन, इसमें कॉस्मिक रेज की हेल्प से क्या हो गया, C14 में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको रिएक्शंस वगैरह समझ नहीं आती तो बस यही याद रखना है, जो जो C14 बनता है वो N14 से बनता है विद द हेल्प ऑफ द कॉस्मिक रेज। और क्या याद रखना है कि जो C14 था वो एंटर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी C14 जो हो गया इसकी बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो C12 होता है, ठीक है। जो इसमें होती है इसका वाला C जो वो है वो होगा C14 वाला। तो ये मिलियंस में कुछ मतलब कि बहुत कम रेशो होती है इसकी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में CO2, जिसमें क्या है, एक तो 14 वाली आ गई और एक CO2 आ गई 12 वाली जो नॉर्मल है, और ये हो गया रेडियो एक्टिव, ठीक है। होता क्या है कि जो C14 और इसका जो रेशियो है फिक्स्ड है, मतलब कि इसकी जो क्वांटिटी है एक दूसरे के साथ वो फिक्स्ड है। अगर किसी एनिमल में ये कोई एनिमल क्या है, मान लो कि कोई ट्रीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज क्या करते हैं, लेते हैं, तो CO2 जो प्लांट्स लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो इनकी और इसकी रेशियो होगी एटमॉस्फेयर में और जो प्लांट्स में वो क्या होगी, फिक्स होगी। क्योंकि C14 से C12 की रेशियो फिक्स होगी। जो जो क्या, जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक क्या है, वो फिक्स्ड है। उसके बाद जब प्लांट मर गया तो वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो क्या होगी, हमें पता है कि जो C14 वाला होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। तो रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, वो उसमें डीके होता रहेगा। तो हम कोई, अगर हमें मान लो कोई हमें फॉसिल मिलता है तो उसमें हम क्या पता करते हैं कि उसकी रेशियो कितनी है, C14 की रेशियो C12 से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, पहले क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन से था वो बना कार्बन, C14 बना, ठीक है, कॉस्मिक रेज की हेल्प से। उसके बाद क्या, प्लांट्स ने क्या ले लिए CO2, प्लांट्स ने ले ली, तो प्लांट्स को खाएंगे एनिमल्स खाएंगे। तो एनिमल्स से क्या होगा, एनिमल्स जो या प्लांट्स या एनिमल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाएगा इसको, तो उसमें क्या होगा, C14 भी चला जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ C14 चला जाएगा, C14 चला जाएगा। और कुछ क्या था, C12 था, जो कि इनका रेशियो क्या था, फिक्स रहता था। सो नेक्स्ट आएगा हाफ लाइफ क्या होती है। तो क्या होता है, जैसे C14 की अमाउंट थी, जो C14 था उनकी बॉडी में, क्योंकि प्लांट जो मान लो कि एनिमल था तो उसकी बॉडी में C14 था, उसमें क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई। डिसइंटीग्रेशन, अब प्लांट्स में कार्बन कहाँ रिसाइड करेगा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या, इसमें रिसाइड करेगा। तो जो C14 होगा उसकी क्या डिके होती रहेगी, डिसइंटीग्रेशन होती रहेगी, डिके। जब जो इनिशियल जो अमाउंट था या मास था C14 का, जो डिके होके क्या होगा, हाफ रह जाएगा, आधा रह जाएगा। मतलब इनिशियल से, मतलब पहले मान लो कि x था तो ये बन जाएगा x/2, ठीक है। तो हाफ रह जाएगा तो उसको बोलेंगे हम हाफ लाइफ, ठीक है। जो कार्बन 80 केस में कितनी होती है, 5730 साल, ईयर्स, 5730 ईयर्स की ये होती है, हाफ लाइफ होती है इनकी कार्बन 80 के केस में। अब हमें पता चल गया कि एज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ द, मैं क्वेश्चन वाइज क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट। सो नेक्स्ट इज़ द कि कितने साल पुराना जो फॉसिल है हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन डेटिंग की हेल्प से। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको क्या, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, तो उसमें आपको क्या करना है, सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करना है जो मैं बोल रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग द क्वेश्चन है यार। ओके, सो एज डिस्क्राइब इन दिस बुक, इसमें लिखा हुआ है कि जो 40,000 तक पुराना फॉसिल है, 40,000 ईयर्स जो पुराना फॉसिल है, हम वहाँ तक उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज़ वाई, इसके आगे क्यों नहीं कर सकते, मतलब इससे जो पुराना फॉसिल है उसको हम क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते उसकी एज। बिकॉज जो जो विद टाइम क्या होगा, टाइम के साथ फॉसिल क्या है, डिके होता रहेगा, क्योंकि C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव है, एज द अमाउंट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, तो डे बाई डे क्या हो, तो जब 40,000 तक पहुंच जाएगा तो उसके आगे क्या होगा, उसका जो अमाउंट होगा C14 का, जो कंपेयर करना है हमने C12 से, बहुत कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या 40,000 तक की हम एज के फॉसिल की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डेटिंग मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक कम्प्लीटली। Wish you very best your upcoming exam and the very best of luck. And in the last, if you have any suggestion or query, please ask in the comment section. Thank you for watching.